हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फिर साइंस एंड टेक का करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ नया टॉपिक लाए हैं और रिसेंटली जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हुए हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। सो देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हमारे रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने ऐड किया है। तो पहले स्पेस से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पेस से स्टार्ट करते हैं। स्पेस से 69 के पेपर में भी स्पेस मिशन से सवाल आए थे मैचिंग वाले। सो इस बार हम लोग स्पेस से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। सॉन्ग टू वीनस। वीनस प्लैनेट पर एक गाने को सॉन्ग को भेजा गया है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। पिछले भी एक हम लोगों ने देखा था, एक मिशन पे पोयम को भेजा गया था। तो पोयम और इस यहाँ पे जो भेजा गया वो क्या गया है, एक गाना, एक सॉन्ग भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इससे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे पॉइंट हमारे क्या होने चाहिए, पॉइंट पता होने चाहिए। फर्स्ट कि प्लैनेट का नाम याद रखिएगा, वीनस है। ठीक है, वीनस प्लैनेट पर इसको भेजा गया है। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया है, नासा के द्वारा भेजा गया है। दो बातें याद रखनी है। तीसरा, किस आर्टिस्ट का गाना भेजा गया है, तो आर्टिस्ट का जो नाम है वो मिसी एलॉयट है। मिसी एलॉयट जो आर्टिस्ट है उनका ये सॉन्ग भेजा गया है। सॉन्ग क्या है, सॉन्ग नाम है डेरेन सुपर डुपर फ्लाई। सॉन्ग का नाम है सुपर डुपर फ्लाई। ठीक है, आर्टिस्ट का नाम है मिसी एलॉयट, एजेंसी का नाम है नासा, प्लैनेट कौन सा है, वीनस। तो वीनस पर ये सॉन्ग को भेजा गया है। सवाल है ये भेजा कैसे गया होगा, तो इसको हम लोगों ने एक एंटीना और नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट किया है। अगर वो वहाँ पे भेजा गया है तो वहाँ से भी सिग्नल को क्या किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। इसके लिए नासा ने क्या यूज़ किया, तो इसके लिए नासा ने यूज़ किया डीप स्पेस नेटवर्क। यह हर इसरो के पास भी अपना डीप स्पेस नेटवर्क होगा। सब लोगों के, सभी एजेंसियों के पास अपना डीप स्पेस नेटवर्क होता है। बेसिकली क्या है, तो ये एक रेडियो एंटीना होता है। बेसिकली ये क्या है, एक रेडियो एंटीना का नेटवर्क होता है जिससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर मिलियंस ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पर अदर प्लैनेट पर सिग्नल भेजने या यहाँ से कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करके वीनस प्लैनेट पर एक सॉन्ग को सेंड किया गया है। सॉन्ग जिनका है, उन आर्टिस्ट का नाम है मिसी एलॉयट का नाम है, और दूसरा सॉन्ग का नाम क्या है, सुपर डुपर फ्लाई। क्लियर है। तो 3 पॉइंट ही इसमें काम का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा और ये कितना, और ये सब ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको और की पॉइंट पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पर पेपर इन 4 पॉइंट से बनेगा। एक वीनस, नासा, इस सिंगर या जो आर्टिस्ट है उनका नाम याद रखना है, किस नेटवर्क इस्तेमाल किया गया है, डीप स्पेस नेटवर्क इस्तेमाल किया है। ये क्या होता है, रेडियो एंटीना का एक नेटवर्क होता है। सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हम लोग स्पेस में स्पेस एजेंसियाँ यूज़ करती हैं। नासा का अपना है, इंडिया का भी अपना डीप स्पेस क्या है, नेटवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइट स्टोन ऑन मार्स प्लैनेट पर वाइट स्टोन पाया गया है, यही न्यूज़ है। सो ये न्यूज़ क्यों इतना चर्चा में है, क्योंकि मार्स मिशन पे हम लोगों ने जो भेज रखा है, ठीक है, हमारा तो ऑर्बिटर गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, MOM बोलते हैं। बहुत सारे देशों ने मार्स मिशन पर लैंड भी किया है। तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें एक वाइट स्टोन प्राप्त हुआ है। न्यूज़ क्या है पूरा कवर करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाइट कलर्ड रॉक, सफ़ेद कलर का पत्थर, ठीक है, वाइट कलर रॉक देखने को मिला है मार्स पर बाय नासा परसिविरेंस। ठीक है, परसिविरेंस रोवर जो भेजा गया था नासा के द्वारा, परसिविरेंस रोवर जो भेजा गया था नासा के द्वारा, उसके द्वारा फाउंड किया गया है क्या, एक वाइट स्टोन। कहाँ पर, मार्स पे। तो याद रखिएगा परसिविरेंस रोवर किसका है, तो याद रखिएगा नासा का है। परसिविरेंस का किस प्लैनेट से लेना देना है, मार्स मिशन से लेना देना। और रिसेंटली हम लोगों ने मार्स मिशन पे क्या देखा है, वाइट स्टोन देखा है, सफ़ेद कलर का पत्थर देखा है। तो यही हमारा न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं MS-28। अब MS-28 क्या है, तो देखिए इसका रिलेशन है रशिया से। तो रशिया ने MS-28 मिशन भेजा, और ये मिशन भेजा है स्पेस स्टेशन पर। कौन से स्पेस स्टेशन पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो लियो ऑर्बिट में है, जो हम लोग ने पिछले क्लासेस में कवर किया था। तो भेजा क्यों गया है, तो आपको भी पता होगा, सॉरी,
आपको भी पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बहुत से एस्ट्रोनॉट वहाँ पे रहते हैं। जैसे अभी सुनीता विलियम्स मैम वहीं पर हैं, जिनको बुलाने के लिए आपका स्पेस एक्स ने कोई एक कैप्सूल बना रखा है, उसको भेजा जाएगा। सुनीता विलियम्स मैम को वापस धरती पे वापस बुलाया जाएगा। तो स्पेस मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके भी दिनचर्या के लिए बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि रशिया के द्वारा एक MS-28, याद रखना MS-28 का लेना देना किससे है? रशिया से है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। रशियन स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस MS-28, तो इसका नाम याद रखिएगा, प्रोग्रेस MS-28 है। कैसा स्पेस क्राफ्ट है? रशियन स्पेस क्राफ्ट है। हैज़ बीन रीच इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1990, इसको फाउंड किया था 1998 में। कुछ देशों ने मिलकर इसको बनाया था, जैसे यूरोपियन संघ ने बनाया, कनाडा ने बनाया, रशिया ने बनाया, USA ने बनाया, जापान ने बनाया। इन सभी लोगों ने मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में इस्टेब्लिश किया था। किस ऑर्बिट में है? लियो ऑर्बिट में, और अप्रोक्स 410 किलोमीटर अर्थ की लैटिट्यूड पर ये है। अर्थ के सरफेस से ये 410 किलोमीटर के हाइट पर ये है, और 410 किलोमीटर का हाइट पे तो किस ऑर्बिट में होगा? लियो ऑर्बिट में होगा। ठीक है, देखते हैं। रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपको पता होगा, रॉसकॉस्मोस है। उसने प्रोग्रेस X-29 को लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस S-29 हैज रिच सिंपली सप्लाई इंक्लूड 420 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 420 लीटर ड्रिंकिंग वाटर भेजा गया है। 50 किलोग्राम ऑफ कंप्रेस नाइट्रोजन को भेजा गया है, कंप्रेस नाइट्रोजन को भेजा गया है। और कैरिड 3 टन ऑफ फूड, 3 टन अनाज लेके गया है। साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अदर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट ऑन द ISS। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि ये मिशन क्या है। ये मिशन है कि स्पेस स्टेशन पे जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए जो नीड होती है और कुछ भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका याद रखिएगा प्रोग्रेस MS-28 को भेजा गया है, जो रशिया का एक क्या है? मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब डेटा याद जरूरी नहीं है कि कितना लीटर ड्रिंकिंग वाटर, कितना किलोग्राम ऑफ कंप्रेस वाटर, इतना टेक्निकलिटी के अंदर जाकर फैक्चुअल डेटा नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आप एक राउंड फिगर में आप याद रखिएगा, इन केस आ जाए, BPSC कुछ भी सवाल पूछ देती है, इन केस आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। सोलर साइकिल न्यूज़ में है, देखते हैं अब सोलर साइकिल न्यूज़ में क्या है, देखते हैं इसे। एस्ट्रोनॉमर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये याद रखिएगा बेंगलुरु में है, डेवलप ए न्यू मेथड टू प्रिडिक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ अपकमिंग सोलर साइकिल। सोलर साइकिल के अपकमिंग मतलब अगला सोलर साइकिल कब होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है जो बेंगलुरु में है, उसने एक मेथड डेवलप किया है। अब सवाल आता है ये सोलर साइकिल क्या है? तो सोलर साइकिल एक 11 साल का 11 ईयर का एक साइकिल होता है जिसमें मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है, मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ सन है वो चेंज हो जाती है। कंसिडर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर मैग्नेटिक पोलैरिटी है सन की तो 11 साल के बाद ये जो पोलैरिटी नॉर्थ होगी साउथ हो जाएगी, जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाएगा। तो इस साइकिल को सोलर साइकिल बोला जाता है। तो ये साइकिल कब होगा, कैसे चेंज होगा, इसको अच्छे से प्रिडिक्ट करना होता है। तो इस प्रिडिक्शन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक मेथड डेवलप किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो सवाल आता है कि सोलर साइकिल क्या है, थोड़ा ये देख ले। देखिए, about every 11 year the sun magnetic field completely reverse, सन का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है। सन नॉर्थ एंड साउथ पोल स्विचेस प्लेसेस, तो साउथ और नॉर्थ पोल आपस में स्विच कर जाते हैं, जो साउथ पोल हो जाता है वो नॉर्थ हो जाता है, जो नॉर्थ हो जाता है वो साउथ हो जाता है। इसको होने में 11 ईयर्स लगते हैं। तो इस 11 ईयर्स के पीरियड को हम लोग बोलते हैं सोलर साइकिल। और इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए बेंगलुरु में जो स्टैब्लिश है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, याद रखिएगा कभी कभी किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर भी एज ए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेस में याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसका भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे सोलर साइकिल को क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो सोलर साइकिल का एक फैक्ट याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू 11 ईयर्स। और सोलर साइकिल का सन के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन है।
पूरी फैक्ट याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर की टर्म्स याद होने चाहिए। की टर्म्स भी अगर हमें पता होते हैं देन की टर्म्स के मदद से भी हम लोग MCQ को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो सोलर साइकिल रिलेटेड टू 11 ईयर्स, और सोलर साइकिल का रिलेशन देना है किससे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन से, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन एट रिवर्स एट एवरी 11 ईयर्स। तो दिस पीरियड ऑफ 11 ईयर्स इज नोन एज ए सोलर साइकिल। ठीक है। LVM रॉकेट याद रखिएगा। GSLV के जो सीरीज आते हैं उस सीरीज में मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 आता है। ठीक है। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल आपको बताया था। वैसे 5-6 टेक्नोलॉजी इंडियन के पास है, पर जो अभी रिसेंटली हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल में रॉकेट टेक्नोलॉजी, उसमें आप यूज़ करते हैं PSLV एंड GSLV। तो देन GSLV के जो सीरीज आती है, मॉड्यूल्स आते हैं, उसमें मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3 है। तो जो सबसे पावरफुल माना जाता है वो GSLV मार्क 3 माना जाता है। इसी को कोड में हम लोग लिखते हैं LMM3, LV लॉन्चर व्हीकल और या मार्क 3। तो जहाँ पे मार्क वर्ड आएगा उसका लेना देना हमेशा याद रखिएगा किससे, GSLV से। तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। LVM मार्क 3 रॉकेट की क्या हो रही है, बात हो रही है। अब सवाल आता है न्यूज़ में क्या, तो थोड़ा न्यूज़ पढ़ते। इसरो का LVM रॉकेट गेट डिस्ट्रॉयड हो जाता है आफ्टर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ में इंटर करने के साथ ही ये रॉकेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये न्यूज़ में है। सवाल है ये रॉकेट अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो ये आ कहाँ से रहा है, इसको भेजा गया था कि किस पर्पज से भेजा गया था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। द रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च 36 सैटेलाइट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था मार्च 26, 2023 में अंडर द M3 वन वेव इंडिया मिशन के तहत। M3 किस मिशन के तहत, M3 वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत आपके 36 क्या किए गए थे, सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। और 36 सैटेलाइट किसके थे, ब्रिटेन के थे। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए LVM रॉकेट का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। जब ये रॉकेट रिटर्न आने लगा और रिटर्न आने के बाद ये अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है। अब एग्जाम में इस बोर्ड पे से क्या आने के चांसेस है, याद रखिएगा। एक तो वन वेव इंडिया 2 मिशन क्या है, तो वन वेव इंडिया 2 मिशन एक इंटरनेट से संबंधित मिशन है जिसका इस्तेमाल किया गया था, जिस मिशन का इस्तेमाल किया गया था LVM रॉकेट। उस रॉकेट के साथ और इस मिशन में 36 सैटेलाइट ऑफ ब्रिटेन को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीरो डेब्रिस सैटेलाइट। आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, डेब्रिस इज व्हाट, वेस्ट इन स्पेस। वेस्ट जो होता है स्पेस में उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं। तो एक ऐसा सैटेलाइट बनाइए जो स्पेस में कोई भी कचरा या कोई भी इस वेस्ट को जनरेट ना करे, ऐसे सैटेलाइट को हम लोग बोलेंगे जीरो डेब्रिस सैटेलाइट। ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूज़ का हेडिंग, तो जीरो डेब्रिस सैटेलाइट को बोलते हैं। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या फैक्ट डले हुए हैं और हमें क्या क्या और पता होना चाहिए। ESE यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, डेवलप क्या कर रहेगी, आपके जीरो डेब्रिस सैटेलाइट। तो इसको डेवलप करने वाली एजेंसी का नाम तो पता चल गया, तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आपको मैंने बताया था, फिर बताता हूँ। स्पेस से जब भी हम अफेयर पढ़ते हैं मैम सर, तो याद रखिएगा कि आप सभी को क्या करना है, स्पेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं उसमें स्पेस मिशन का नाम, एजेंसी का नाम एंड इंपॉर्टेंट है उसका पर्पस क्या है, हमने उस स्पेस मिशन को क्यों भेजा, वो पर्पस क्या है। इन 3 पॉइंट को हमेशा और हमेशा नोट डाउन करेंगे। और इंडियन स्पेस मिशन हुआ तो उसकी 2 बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखिएगा, अगर वो लैंड करता है तो लैंडिंग डेट याद रखिएगा। ये दोनों डेट, क्योंकि डेट से एक सवाल मेरा मानना है कि हमेशा BPSC में डेट से सवाल आता ही आता है। ठीक है, क्लियर है। देखते क्या है यूरोपियन की पॉइंट में क्या है, यूरोपियन स्पेस इंडस्ट्री जाइंट एयरबस। यूरोपियन स्पेस में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्री का क्या नाम है देखते हैं। एयरबस है, OHB है और थेल्स एलिना स्पेस। ये तीनों ने इसमें क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से
डेवलप लार्ज और अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म एड्रेसिंग जीरो डेब्रिस स्टैंडर्ड। न्यूज़ में क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा डिटेलिंग और देख ले। यूरोप स्पेस इंडस्ट्री जो है, जैसे हमारा इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर को भी हम लोग ने पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया है, मोटिवेट किया है। और इसके लिए आपको पता है स्पेस में हम लोग ने एफडीआई को 100% कर दिया है। सिमिलरली यूरोपियन एजेंसी जो स्पेस का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने प्राइवेट प्लेयर को भी क्या किया है, इनवाइट किया है। उसमें एयरबस है, OHB है और थेल्स एलिना स्पेस है। ये कुछ कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं स्पेस में, ये सभी मिलकर स्पेस एजेंसी के साथ एक क्या बनाएंगी, जीरो डेब्रिस सैटेलाइट बनाएंगी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगी जहां पर कोई भी वेस्ट जनरेट ना हो। ये इसमें इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि जीरो डेब्रिस सैटेलाइट अभी हाल में ही डेवलप किया जाएगा, या किस स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया जाएगा? सो आंसर इज ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं, न्यू 6 एक्सो प्लैनेट। पहले तो यहाँ प्लैनेट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सो प्लैनेट लिखा हुआ है, डिस्कवर बाय नासा। तो नासा के द्वारा 6 एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किया गया, ये हेडिंग है। सवाल आता है ये क्या है, तो ये प्लैनेट ही है, पर कहाँ, आउटसाइड द गैलेक्सी। आउटसाइड द गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाहर। हमारा जो गैलेक्सी मिल्की वे है उसके बाहर अगर हम लोग किसी प्लैनेट को फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सो प्लैनेट, ठीक है। सवाल आता है किसके द्वारा फाइंड आउट किया गया, नासा के द्वारा। सवाल आता है कि फिर क्या है, ये आपके कितने एक्सो प्लैनेट को फाइंड आउट किया गया है, तो एक्सो प्लैनेट को फाइंड आउट किया है वो 6, तो 6 है, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा फाइंड आउट किया गया है, नासा के द्वारा फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। और इसमें हमारे काम का क्या है, इसके कुछ नाम है, तो नाम बहुत ही कोडिंग में होता है, जैसे मार्स, वीनस, जुपिटर, इस तरह से बहुत कॉमन से नाम है, पर वैसा नाम आपको जो न्यू प्लैनेट या न्यू मून या कुछ भी नया चीज़ फाइंड आउट होगा उसको वैसे पर्टिकुलर कोई इंग्लिश नाम ना दे के कोडिंग वाले नाम दिए जाते हैं। अब 6 प्लैनेट के कोडिंग याद करना पॉसिबल है नहीं, और ये कोई भी मतलब टेक्निकलिटी को देखा जाए तो ये बहुत ही 6 के 6 एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कंपलसरी नहीं है। सो आपको ये 6 याद होना चाहिए, पर नाम की कोडिंग आप देखो आपके PDF में आपको मिल जाएगा। ये कुछ नाम के कोडिंग है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 6, ये 6 प्लैनेट है जो एक्सो प्लैनेट है, उसको क्या किया गया है, ढूंढा गया है। किसके द्वारा ढूंढा गया है, नासा के द्वारा ढूंढा गया। तो ये इतना ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासा के द्वारा एक्सो प्लैनेट अभी हाल में डिस्कवर किया गया, तो रिसेंटली कितने एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किया गया, सो आंसर दीजिए 6। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अब इससे और क्या पेपर बनेगा, तो आउटसाइड द जो गैलेक्सी है, आउटसाइड द जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में अभी तक कितने, गैलेक्सी के बाहर कितने एक्सपो प्लैनेट को डिस्कवर कर लिया गया इन 6 को जोड़कर। तो ये एक डेटा याद रखिएगा 5520, ये है टोटल एक्सो प्लैनेट, ये है टोटल क्या, एक्सो प्लैनेट, ठीक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा याद रखिएगा। इसमें ये इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा स्टॉप इस वाइपर मिशन। तो पहला बात तो यहाँ पे 2 डेटा निकल के आता है कि एक वाइपर मिशन नाम की चीज़ है जो किसका है, नासा का है, और इसने वाइपर मिशन को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, जो किसी ना किसी पर्पस के लिए इसको चालू किया गया था। अब ये कंप्लीट हुआ भी नहीं है और इसको बीच में ही क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ये वाइपर मिशन को बंद कर दिया गया है, ये मिशन किस एजेंसी के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। सो आंसर दीजिए नासा। न्यूज़ में क्या देखते हैं, तो ये मून रोवर मिशन है। तो दूसरा फैक्ट, दूसरा डेटा निकल के आता है कि रिसेंटली नासा के द्वारा वाइपर मिशन को स्टॉप कर दिया गया है। देन वाइपर मिशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मून, मार्स, सन, जुपिटर, सैटर्न, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। सो आंसर जे रिलेटेड टू जे मून। अब यहाँ वाइपर है, वाइपर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, वोलेटाइल पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वोलेटाइल पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ये इसका क्या है, आपका फुल फॉर्म है। इसको मिशन को रोक दिया गया है। तो इसमें 3 डेटा हमारे काम का है, बाकी चीज़ें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर उतना काम का इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वन इज ए वाइपर मिशन रिलेटेड टू नासा, सेकेंड वन इज ए वाइपर मिशन इज रिलेटेड टू
मून मिशन, एंड थर्ड वन इज ए वाइपर स्टैंड फॉर वोलेटाइल पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें इतना खास नहीं है, कितना रुपया लगा, कितना खर्च हुआ, इतना बेसिकली अगर कोई बजट से रिलेटेड सवाल आता है कि बजट कितना है, इस मिशन का बजट कितना है, तो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर आई सजेस्ट कि ये सारे इम्पॉर्टेंट सिर्फ इंडियन स्पेस स्टेशन से या इंडियन स्पेस जो मिशन होंगे उसी के आप याद रखिएगा। अब यूएसए ने किसी मिशन में कितने रुपए कितने डॉलर खर्च किए, ये मेरा मानना है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर अगर चंद्रयान 2, 3, 4 आने वाले टाइम पे और कोई मिशन हमने लिया है जिसको सैंक्शन किया गया बजट के द्वारा या जिसको सैंक्शन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका अमाउंट याद कर सकते हैं ओनली एंड ओनली फॉर आपके इंडियन स्पेस मिशन के। अदर स्पेस मिशन के आपको डेटा और बजट याद करना किसी काम का नहीं है। लिक्विड फॉर्म इन ए रॉक ऑफ मास, लिक्विड फाउंड इन द रॉक ऑफ मास। मंगल ग्रह मास मिशन, मास के ऊपर जो पत्थर है, जो चट्टाने हैं, उसमें लिक्विड फाउंड किया गया है, द्रव्य मिला है, लिक्विड मिला है, यही न्यूज़ में है। अब सवाल है इस न्यूज़ से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या और फैक्ट पता होने चाहिए, तो थोड़ा न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ का क्या है, नासा क्यूरियोसिटी रोवर, तो पहला बात तो क्यूरियोसिटी रोवर का लेना देना किससे है, मास से। जैसे वाइपर मिशन का लेना देना मून से था, तो यहाँ क्यूरियोसिटी रोवर का लेना देना किससे है, मास से है। ठीक है। डिटेक्ट लिक्विड ऑन द रेड प्लैनेट मास, आपको पता मास को भी रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट मास के रॉक में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, लिक्विड फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने वाला रोवर को है क्यूरियोसिटी रोवर है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नासा के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी रोवर डिटेक्ट ए येलो क्रिस्टल सब्सटेंस व्हाइल पासिंग थ्रू ए रॉक इन ए लेट में। लेट में मतलब मई के अंत तक की बात हो रही है, तो मई के अंत तक ये क्या किया गया है, येलो क्रिस्टल सब्सटेंस पाया गया है जिसमें से लिक्विड क्या है आपको मिला है। तो ये न्यूज़ में बन के यही आता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि अभी रिसेंटली लिक्विड पाया गया है रॉक में, किस प्लैनेट पे, मार्स मिशन, मार्स प्लैनेट पे। तो ये किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है, सो आंसर इज ए क्यूरियोसिटी रोवर। किसका मिशन है ये नासा का मिशन है। क्लियर यहाँ पे, तो क्यूरियोसिटी रोवर याद रखेंगे, इसका रिलेशन मास से रखेंगे। क्यूरियोसिटी किसका मिशन है, आपके नासा का मिशन है, और इसने क्या फाउंड आउट किया, लिक्विड फाइंड आउट किया। लिक्विड कहाँ मिला इसको, मास के रॉक पे मिला। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं ग्लोबल सेलिंग ट्रिप। टॉपिक से ही आप हेडिंग देखिएगा, सेलिंग का मतलब है कि भैया आपको जहाज़ों के थ्रू, वाटर वे के थ्रू पूरे वर्ल्ड को क्या करना है, सेल करना है, ट्रैवल करना है। तो इसका ग्लोबल जो टॉपिक है वो ग्लोबल है, ग्लोबल सेलिंग ट्रिप है। ट्रिप मतलब एक आप क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और पूरे विश्व का या पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। सो एक तरह का ये ट्रिप हो जाता है, तो ग्लोबल ट्रिप है। अब ये हो गया हेडिंग। अब देखते हैं इस हेडिंग में न्यूज़ में क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कितना ये काम का है। तो न्यूज़ थोड़ा देखते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ नाविक सागर परिक्रमा, नाविक सागर परिक्रमा हिंदी वर्ड है, नाविक सागर परिक्रमा। ठीक है, स्टार्ट किया गया है बोट बाय 2 वुमेन ऑफिसर, 2 फीमेल ऑफिसर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है, INS मांडावी इन गोवा। मांडावी याद रखिएगा, रिवर का भी नाम है, एक रिवर भी है मांडावी गोवा में, वहाँ पे INS मांडावी गोवा से इसको स्टार्ट किया गया है। अब ये 2 फीमेल ऑफिसर पूरे वर्ल्ड को वाटर वे के थ्रू क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी, और वापस फिर ये वापस इसी मंडावी गोवा के आपके पोर्ट पर वापस आएंगी। इसी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ग्लोबल सेलिंग ट्रिप। तो अब सवाल आता है इससे हमारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो 2 महिला है इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फीमेल ऑफिसर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट और क्या है कि सेल करेंगी तो इनके पास एक बोट होना चाहिए, ये जहाज होना चाहिए जिनसे ये सेल करेंगी, तो उस बोट का नाम याद होना चाहिए। और तीसरा, इस मिशन को कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो स्टार्ट करने वाला का तो नाम है INS मंडावी इन गोवा, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। 2 इसमें वुमेन ऑफिसर लिए गए हैं, तो इनके नाम याद होने चाहिए, और ये ग्लोबल पूरा वर्ल्ड का क्या कराएंगे, ट्रिप करेंगे। अब और देखते हैं इसमें पेपर क्या है, तो देखिए
अब दो ऑफिसर का नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एक तो ये है आपके, और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, तो दूसरी जो ऑफिसर है उनका नाम है रूपा ए, और यहाँ पे क्या है डिलना के। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, याद हो गए। क्या है, नाविक सागर परिक्रमा आपका एडिशन है। दो महिलाओं को जाना है, कहाँ से स्टार्ट किया गया है, INS मांडावी गोवा से चालू किया है। अब दोनों फीमेल जो है वो वापस आएंगी, तो ये वापस आएंगी तो इनको कौन से INS या कौन से व्हीकल या कौन से शिप के द्वारा इनको पूरा सेल करना है पूरे वर्ल्ड का, उसका क्या नाम है याद रखिएगा, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे ये ट्रेवल करेंगे, तारिणी से। तो तारिणी का नाम याद होना चाहिए, INS मंडावी इन गोवा याद होना चाहिए। टू फीमेल ऑफिसर है, डिलना के एंड रूपा ए, इन दोनों का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और ये सेकेंड एडिशन है, और इसका रिलेशन क्या है, ग्लोबल सेलिंग ट्रिप से है। ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, और ये एशिया, यूरोप और बाकी कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए ये वापस फिर INS मंडावी गोवा रिटर्न होंगी। तो इसको रिटर्न होने में काफ़ी साल लगेगा, और ये माना जाता है कि ये रिटर्न हो जाएंगी मे बी 2025 मई तक। तो 2025 मई तक ये दोनों फीमेल ऑफिसर पूरा वर्ल्ड का सेलिंग करके वापस रिटर्न होंगी। इसी को टॉपिक दिया गया है ग्लोबल सेलिंग ट्रिप। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीमेल के नाम याद रखिएगा, डिलना के और रूपा ए। दूसरा कहाँ से ये चालू किया गया है, INS मंडावी गोवा से चालू किया गया है। कब तक ये रिटर्न होने के चांसेस इनके, मई 2025 तक चांसेस है। और ये किस वेसल से गई हैं, तो तारिणी वेसल से ये गई हैं, याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा आपसे पेपर में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान मिशन 4। आपको पता था कि चंद्रयान का ये चौथा फेज है। फर्स्ट फेज सक्सेसफुल रहा, सेकेंड फेज फेलियर रहा, थर्ड जो फेज है वो सक्सेसफुल रहा। पर हम लोगों ने अभी चंद्रयान मिशन में हम लोगों ने 2 सफलता पाई और 1 सफलता हमें नहीं मिली। पर हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने एक ऑर्बिटर से मून का सरफेस को ऑर्बिट किया है। उसके बाद लैंडर और रोवर की मदद से हम लोगों ने उस पर लैंड किया है। पर अभी तक हम लोगों ने मून से रिटर्न मिशन को चालू नहीं किया है। रिटर्न मिशन क्या है कि अगर हम मून पे लैंड करते हैं तो वहाँ से जो भी सैंपल हमें कलेक्ट करने होंगे वो सैंपल कलेक्ट करेंगे, देन रिटर्न फिर उस सैंपल के साथ उसको वापस हम लोग इंडिया मतलब अर्थ पे इंडिया पे क्या करेंगे, उसको रिटर्न कराएंगे। तो ऐसा करने वाला अभी सिर्फ USA है, रशिया है और चाइना ने। अभी हाल में चाइना ने जो मून से है वो सैंपल लेकर वापस अर्थ पे रिटर्न हुआ है। पर इसरो के द्वारा अभी तक जितने भी चंद्रयान मिशन भेजे गए उसमें ऐसा कोई मिशन नहीं है जहाँ पे हम लोग सैंपल लेके वापस रिटर्न अर्थ को आए। तो जो चंद्रयान 4th मिशन है जो भेजा जा रहा है उसका मेन पर्पस यही है कि जो भी सैंपल जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो रिटर्न वापस लेकर फिर अर्थ पे क्या करेंगे, वापस आएंगे। इसी प्रोग्राम को, इसी मिशन का जो टारगेट है इसी का नाम दिया गया चंद्रयान मिशन 4। अब ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि चंद्रयान मिशन 4 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, और अप्रूव क्या होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट चंद्रयान मिशन 4 के लिए बजट या पैसे भी क्या की होगी, अलॉट की होगी। तो ओवरऑल यही कहानी है, और ये कहानी से देखते हैं हमारे पॉइंट न्यूज़ को पढ़ते हुए कि हमारा क्या काम का है वो क्या काम का नहीं है। पहला तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव चंद्रयान मिशन 4 मिशन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट लूनार सैंपल। और लूनार सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये वापस अर्थ रिटर्न भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिशन नंबर किसकी बात हो रही है, 4 की। 4th में हमने लैंड किया, सैंपल उम्पल सब जांचे, वहाँ से हमने डेटा मंगवाया, सैंपल को कलेक्ट करके वापस नहीं मंगवाया। तो 4th में हम लोग सैंपल के साथ रिटर्न वापस कम बैक करेंगे अर्थ पर, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब इसके साथ क्या है देखते हैं चंद्रयान मिशन के फैक्ट में। और देखो बजट क्या दिया गया है कि क्या बजट दिया गया है, तो बजट ऑफ 2104.06 करोड़। तो ये जो बजट है 2104.606 करोड़, ये बजट दिया गया है चंद्रयान मिशन 4 के लिए, ठीक है। तो ये बजट जो है अलॉट किया गया है, ये ध्यान रखना है। बजट का अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि ये इंडियन स्पेस मिशन है तो ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है।
फोर्थ मिशन थर्ड से कैसे डिफरेंट होगा, अगर ये सवाल आ जाए तो फोर्थ मिशन में सैंपल रिटर्न लेके वापस मिशन अर्थ पे रिटर्न कम बैक करेगा, जबकि थर्ड में हम लोगों ने सिर्फ जानकारी को डेटा को कलेक्ट वहाँ से किया है और वहाँ से बाय सिग्नल थ्रू मंगवाया है, एक्चुअल सैंपल को रिटर्न किया गया, अर्थ पे रिटर्न कम बैक नहीं किया गया था चंद्रयान थर्ड मिशन में। फोर्थ मिशन में हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न टू अर्थ आएंगे वापस, क्या लेकर, सैंपल लेकर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। और ये मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो इस मिशन से हम लोग आने वाला जो हमने दो चार चीज़ें जो गोल बना रखा है स्पेस मिशन में, क्या गोल है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 2040 तक ये माना जा रहा है कि हम लोग किसी ह्यूमन को मून मिशन, मून सरफेस पर ले जाएंगे। और दूसरा हमने ये भी बता रखा है कि 2035 तक हम लोग क्या करेंगे, इंडिया अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन को क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा, जो सिमिलरली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसा होगा। तो इन दोनों मिशनों में भी अगर हमें हेल्प चाहिए तो चंद्रयान मिशन 4 में जो हमें कामयाबी मिलेगी, चंद्रयान मिशन 4 में जो हमें अचीवमेंट होगा, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जो हमें नॉलेज होगी, वो मदद करेगा अपकमिंग फ्यूचर मिशन रिलेटेड टू अपना इसरो। तो ये बजट याद रखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, मिशन कौन सा है, चंद्रयान मिशन 4। और इस मिशन में सैंपल को रिटर्न कहाँ लेके आना है, वापस अर्थ पर लेके आना है। लॉन्गेस्ट स्टे ऑन ISS, ISS का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये एक रिकॉर्ड था 370 दिन का पहले। तो उस रिकॉर्ड को हाल ही में 2 एस्ट्रोनॉट ने, जो रशियन एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने इसको तोड़ा और उन्होंने 374 डेज स्पेस स्टेशन पर स्पेंड किए। तो 374 दिन उन्होंने स्पेस स्टेशन पर रहकर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब सवाल आता है हमारे किस काम का है सर, सो हमारे इस काम का है कि उन 2 एस्ट्रोनॉट का क्या करना है, नाम याद रखना है। सवाल ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट स्टे मैक्सिमम टाइम इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इन दैट केस आपको याद रखिएगा, अगर ये पेपर में सवाल आएगा तो ये मेरा मानना है सुनीता विलियम्स मैम का नाम ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली वो अभी स्पेस स्टेशन पे ही फंसी हुई हैं, तो वो अभी न्यूज़ में भी हैं और बहुत सारे लोग उनके नाम सुन रखे हैं। तो आपको गलत ऑप्शन देने के लिए सुनीता विलियम्स मैम का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, पर आपको करेक्ट नाम याद होना चाहिए। वो देखते क्या है, रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको एक, और निकोलाई चब, ये 2 ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं। कैसे एस्ट्रोनॉट है, किस देश के, रशियन एस्ट्रोनॉट है, जिन्होंने मैक्सिमम नया रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा सिंगल मिशन में, एक ही मिशन में सबसे ज़्यादा दिन रहने का। कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इन्होंने कितने दिन, लगभग 374 डेज स्पेंड किए हैं इन्होंने, इन दोनों ने 374 डेज स्पेंड किए हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ये जो 370 दिन का रिकॉर्ड था, ये 370 दिन 11 घंटे 22 मिनट का रिकॉर्ड था, वो पहले किसी और के नाम पे था। वो नाम था, वो भी नाम रशियन एस्ट्रोनॉट थे, सेरेगई, और एक था डिमिट्री। सेरेगई और डिमिट्री, ये 2 ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिनके पास 370 दिन का रिकॉर्ड था। इसको ब्रेक करके 374 दिन 374 डेज का नया रिकॉर्ड स्थापित करने वाले ओमोंग और निकोलाई हैं। और इन दोनों का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये दोनों व्यक्तियों के नाम एग्जाम में आने के चांसेस इसके क्या हैं, मैक्सिमम है, ठीक है। पोलराइज्ड डॉन मिशन, अब ये न्यूज़ में है, देखते हैं इस न्यूज़ में क्या हमें काम का मिल जाए और हमारा कितना ये इंपॉर्टेंट है। पोलराइज्ड डॉन मिशन, ये एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पोलराइज्ड डॉन मिशन सेंड 4 पीपल ऑन फैल्कन 9 रॉकेट फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस ट्रिप। तो ये क्या है भैया, तो ये न्यूज़ में क्यों है। सो पोलराइज्ड डॉन मिशन क्या है, एक तो मैन मिशन है, क्या है, मैन्ड मिशन है। ये क्या है, स्पेस ट्रिप होगा, मतलब स्पेस में लोगों को घूमने के लिए इस ट्रिप के थ्रू ले जाएंगे। कितने लोग, 4 पर्सन जा सकते हैं इसमें से। इस ट्रिप पे कितने लोग जा सकते हैं, 4 पर्सन जा सकते हैं। ओवरऑल क्या कहानी है, तो पोलराइज्ड डॉन मिशन जो है वो
बेसिकली स्टार्ट होगा एक नया सेक्टर इकोनॉमिकली एक्टिविटी के लिए जिसका नाम है स्पेस टूरिज्म सेक्टर। तो स्पेस टूरिज्म सेक्टर को स्टार्ट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह ये वर्क कर सकता है जिसका नाम क्या है, पोलराइज्ड डॉन मिशन, जो जो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा किया जा रहा है। क्या है, मैन मिशन है, आदमियों को स्पेस में ले जाया जाएगा, स्पेस ट्रिप करवाया जाएगा। कितने लोगों को ले जाने के लिए, क्या है 4। अब पहला कि ये कैसा स्पेस ट्रिप होगा, फर्स्ट प्राइवेट, मतलब कोई प्राइवेट एजेंसी के द्वारा इसको भेजा जाएगा, किसी कंट्री के गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको भेजा नहीं जाएगा। देखते क्या है और क्या हमें पता होना चाहिए काम का, यही काम का है जो मैंने बोर्ड पे लिखा। और कुछ फैक्ट अगर मिलते तो मैं आपको बता देता हूँ। 5 डे मिशन होगा, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1400 किलोमीटर फ्रॉम द हाइट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, तो 1400 किलोमीटर के हाइट पे होगा। जबकि आपको मैंने बताया था गगनयान मिशन जो हमारा जाएगा, गगनयान मिशन भी मेन मिशन है, ये हमारा जो जाएगा वो 400 किलोमीटर के हाइट पे जाएगा। तो 400 किलोमीटर के हाइट पे जाएगा, पर ये जो पोलराइज्ड डॉन मिशन है ये 1400 किलोमीटर के हाइट पे जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा हाइट पे जाने वाला जो मिशन आज तक रहा है मेन मिशन, वो रहा है लूनार मेन मिशन जिसका नाम है अपोलो मिशन था। उसके बाद मेन मिशन था मून पे। तो मून पे जो मेन मिशन था वो मेन सबसे ज़्यादा हाइट पे स्पेस में जाने वाला मिशन था। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम याद रखिएगा, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो इसी मिशन का आएगा, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, 1400 किलोमीटर की हाइट है। ठीक है, इसमें इफ द मिशन गोज अकॉर्डिंग टू प्लान इट विल बी द फर्स्ट टाइम सिविलियन डू ए स्पेस वॉक। और इसमें ये भी है इम्पॉर्टेंट, इस मिशन में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पेस में जाने के बाद ये सैटेलाइट के बाहर, स्पेस क्राफ्ट के बाहर निकल के ये स्पेस में वॉक कर सकेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा स्पेस वॉक। कौन कर सकेंगे, जो टूरिस्ट जाएंगे 4 लोग। तो स्पेस में वॉक करने के भी फीचर्स को इस मिशन में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। क्लियर यहाँ पे, बाकी चीज़ें ठीक है। हाँ, और एक बिलियनियर है जेरेड आइजकमैन जो इस पूरे मिशन के फंडिंग के लिए पैसे देंगे। मिशन होगा स्पेसएक्स कंपनी का, पर पैसे लगे होंगे जेरेड जो एक बिलियनियर बिजनेसमैन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। 4 पर्सन, 1400 किलोमीटर, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस ट्रिप, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा मिशन है, मैन्ड मिशन है, और इसमें पर्पस क्या है, स्पेस की ट्रिप करानी है, स्पेस घूमने के लिए लोग इसमें जा सकते हैं। देखते हैं फिर चाइना मार्स मिशन। अभी आपको पता होगा कि चाइना ने अभी मून मिशन में, जो अभी उसका एक मून मिशन था जो कंप्लीट हुआ, जिसमें मून के डार्क साइड से उसने सैंपल लेके रिटर्न वापस कहाँ आया है, अर्थ पे आया है। वो भी एक न्यूज़ में है। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि चाइना का मार्स मिशन है। देखते हैं, चाइना हिस्टोरिकली अटेम्प्ट टू ब्रिंग सैंपल फ्रॉम द मार्स टू अर्थ एंड लॉन्च इन 2028। जैसे मैंने आपको तो बताया कि भारत ने अभी मून मिशन जो किया था वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने का मिशन नहीं था, तो चंद्रयान मिशन 4 जो है वो कलेक्ट करने वाला मिशन है। सिमिलरली इसी तरह मून मिशन जो चाइना का था उसमें उसने सैंपल कलेक्ट करके वापस रिटर्न कम बैक कर दिया। सिमिलरली वैसा ही कोई मिशन उसने मार्स के लिए लिया है। मार्स के लिए भी जो चाइना मिशन लॉन्च करेगा, उस मिशन में जो सैंपल वहाँ से कलेक्ट होगा मार्स के प्लैनेट से, उस सैंपल को रिटर्न वापस कहाँ मंगाया जाएगा, अर्थ पे मनाया जाएगा। इसलिए इस मिशन को चाइना लॉन्च करेगी। और लॉन्चिंग का जो डेट है वो क्या रख रखा है, 2028, मतलब 2028 में इस मिशन को क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा। चाइना का स्पेस क्राफ्ट ताइवान थर्ड का रिलेशन इससे है, याद रखिएगा। जबकि मैंने आपको बताया था चेंग E6 जिसका मिशन याद रखिएगा किससे था, सॉइल कम फ्रॉम द मून। तो मून मिशन था ये, जहां पे इसने क्या लिखा है, ब्रिंग बैक द सैंपल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। मून का जो डार्क साइड था वहां से सैंपल लेके वापस अर्थ पे रिटर्न हुआ, ये था चेंग 6। पर याद रखिए ताइवान थर्ड जो मिशन है वो मार्स मिशन से रिलेटेड है, जो 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये मार्स सरफेस प्लैनेट से भी सैंपल लेके रिटर्न फिर क्या आएगा, अर्थ पे वापस आएगा। चंद्रयान 3 देखते हैं ये अब इस न्यूज में क्या है। चंद्रयान 3 आपको पता है चंद्रयान 3 को हम लोग ने लॉन्च किया था 14 जुलाई को,
और 23 अगस्त को ये लैंड किया था। तो 23 अगस्त को जो लैंड किया था, तो 23 अगस्त को हम लोग ने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंसमेंट किया था, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट उसके बाद कि उस जिस पॉइंट पे लैंड किया था उसको शिव शक्ति स्टेशन का नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा 14 जुलाई लॉन्चिंग डेट था, लॉन्च डे था। 23 अगस्त लैंडिंग डेट था। और याद रखिएगा 26 अगस्त को शिव शक्ति पॉइंट या स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। ये 3 डेट रिलेटेड टू चंद्रयान मिशन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 14 जुलाई लॉन्चिंग डे, 23 अगस्त लैंडिंग डे एंड 26 अगस्त डिक्लेयर ऑन 26 अगस्त क्या डिक्लेयर हुआ, तो लैंडिंग पॉइंट शुड बी कॉल्ड एज शिव शक्ति स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या अपना नेशनल स्पेस डे के नाम से क्या अब सेलिब्रेट होगा, कौन सा डे, 23 अगस्त। अब सवाल आता है ये सारी चीज़ें तो पहले के न्यूज़ में कवर है, अब नया न्यूज़ क्या है देखते हैं। इंडिया चंद्रयान 3 प्रोबेबली लैंडेड ऑन द ओल्डेस्ट क्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सबसे जो ओल्डेस्ट क्रेटर है उस पर लैंड किया है, ऐसा खबर है। ये क्रेटर एस्ट्रॉइड से टकरा के या आपके वोल्केनो या कोई भी ऐसे एक्टिविटी से या भूकंप या तरह के कोई भी ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के थ्रू क्रिएट किया हुआ क्रिएटर हो सकता है, जहां पे चंद्रयान 3 ने क्या किया है, लैंड किया है। न्यूज़ क्या देखते हैं, द पिट ऑन द क्रिस्टल बॉडी इज कॉल्ड क्रेटर। क्रेटर बोला जाएगा गड्ढे को। वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा भी हो सकता है, कॉलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड के द्वारा भी हो सकता है। रिसर्चर ने क्या माना है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर फ्रॉम द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द क्रेटर ऑन द मून ऑन विच चंद्रयान लैंडेड इज फ्रॉम द नेक्टेरियन पीरियड। तो जो क्रेटर पे चंद्रयान लैंड किया है वो पीरियड याद रखिएगा नेक्टेरियन पीरियड है, जो लगभग 3.85 बिलियन ईयर्स एगो। तो इस पीरियड को कहाँ से कैलकुलेट किया गया है, कितना लॉन्ग टाइम है ये, 3.8 बिलियन ईयर एगो। और इस पीरियड का क्या नाम है, नेक्टेरियन पीरियड। तो ओवरऑल इस न्यूज़ से पेपर में क्या आने के चांसेस है, तो पेपर में शायद सिमिलरली कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। रिसेंटली द चंद्रयान 3 मिशन वाज सक्सेसफुल एंड द चंद्र मिशन लैंड ऑन ए क्रेटर and crater on which the Chandrayaan 3 mission is landed. Crater belongs to which period or crater belongs to which era, ऐसा कुछ पेपर में आ सकता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्टेरियन पीरियड याद रखिएगा। जिस क्रेटर पर चंद्रयान 3 मिशन लैंड किया है वो एक क्रेटर था और वो क्रेटर किस पीरियड का है, नेक्टेरियन पीरियड का है, जिसका टाइम पीरियड है 3.85 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम का है अपना नेक्टेरियन पीरियड। नेक्स्ट, इसरो वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो इसरो का अब आने वाला है नया मिशन, वो है वीनस ऑर्बिटर मिशन वॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इसरो का वीनस मिशन आने वाला है, पर अब ये न्यूज़ में क्यों है कि इस वीनस मिशन जो आने वाला है इसको रिसेंटली एक देश ने ज्वाइन किया है इस मिशन के साथ, उसका नाम क्या है, स्वीडन। तो स्वीडन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम जो स्पेस मिशन है इसरो का, जो वीनस प्लैनेट के लिए, जिसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसमें स्वीडन अपनी पार्टिसिपेशन को ऑफिशियली क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्लियर है। अब देखते क्या है, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स विल प्रोवाइड इसरो विद द विनेशियन न्यूट्रल एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट VNA। ये स्वीडिश का जो स्पेस इंस्टीट्यूट है वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट इसरो को प्रोवाइड कराएगा। तो सवाल आता है ये इंस्टीट्यूट में जो VNA है इसका फुल फॉर्म क्या है, विनेशियन न्यूट्रल एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट। तो VNA इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा दिया जाएगा, स्वीडन के द्वारा दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा, इसरो को दिया जाएगा। किस मिशन के लिए दिया जाएगा, तो ऑर्बिटर वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए दिया जाएगा। पर इतना अगर टेक्निकल सवाल नहीं आए तो रिसेंटली ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इसरो अनाउंस वीनस ऑर्बिटर मिशन, विच कंट्री विल ज्वाइन दिस मिशन विद द इसरो, ऐसा कोई पेपर आए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्या याद रखिएगा, स्वीडन देश इस मिशन को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, इसरो के साथ मिलकर काम किया जाएगा। स्पेस एक्स कैप्सूल, स्पेस एक्स कैप्सूल, अब ये क्या है, अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि सुनीता विलियम्स मैम अभी वहाँ पे स्पेस स्टेशन पे फंसी हुई है, उनको वापस बुलाने की काम चालू है। तो इस वापस उनको रिटर्न अर्थ पे बुलाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, पर आपका एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो एक स्पेस एक्स कैप्सूल डिज़ाइन करके भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जिसके थ्रू वो वापस उन्हें सुनीता विलियम्स मैम को वापस बुलाया जाएगा। ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ में हमारे एग्जाम का कितने काम का है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, स्पेस एक्स कैप्सूल न्यूज़ में क्या है, स्पेस एक्स लॉन्च ए कैप्सूल इन स्पेस टू ब्रिंग बैक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। बुच विल्मोर भी और सुनीता विलियम दो एस्ट्रोनॉट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, इनको वापस रिटर्न बुलाने के लिए ये मिशन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रखना, तो इनका नाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स मैम का नाम याद रखिएगा, और इनके साथ जो फंसे व्यक्ति हैं वो क्या है, बुच विल्मोर है। तो ये दोनों व्यक्तियों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। और ये पूछा जाएगा क्या कि स्पेस एक्स कैप्सूल किसका है, तो ये बहुत इजी सवाल बन जाएगा, ये नहीं भी आएगा, मेरा मानना नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आंसर लिखा हुआ है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो ये पेपर में नहीं आएगा। पर पता है सवाल ये आएगा कि रिसेंटली स्पेस एक्स अनाउंस टू मेक ए स्पेस एक्स कैप्सूल टू ब्रिंग 2 एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, विच ऑफ फॉलोइंग देम आर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर दीजिए सुनीता विलियम्स मैम एंड बुच विल्मोर, दो स्पेस एस्ट्रोनॉट हैं जिनको वापस बुलाया जाएगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, अब देखते हैं ये क्या है। जैसे अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि स्पेस एक्स कंपनी प्राइवेट कंपनी वर्ल्ड में 4 लोगों को स्पेस टूरिज्म कराने के लिए मिशन को जारी की है, जिसमें कोई स्पेस में जाकर स्पेस टूरिज्म का या स्पेस वॉक का या स्पेस ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलरली वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती हैं, प्रमोट करना चाहती हैं। तो उसमें एक और जो कंपनी का नाम जुड़ता है वो यहाँ पे क्या है, देखिए सेरा और ब्लू ओरिजिन जनरली अमेजन कंपनी का स्पेस एजेंसी है, स्पेस कंपनी है। उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया एज ए पार्टनर ऑफ नेशन फॉर ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम। अब इंडिया इस स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम का भी पार्टनर होगा, जो ब्लू ओरिजिन और सेरा कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, चालू किया गया है। न्यूज़ क्या देखते हैं, दिस प्रोग्राम ऑफर 6 सीट, जबकि स्पेस एक्स कंपनी वाले ने कितने लोगों को बोला है, 4, यहाँ पे कितना है 6 सीट। अब्रोड ब्लू ओरिजिन न्यू सेपरेट रॉकेट पार्टिसिपेट इन 11 मिनट जर्नी बियॉन्ड द कर्मन लाइन द बाउंड्री ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कर्मन लाइन, कितने मिनट की जर्नी ये प्रोवाइड कराएंगे, 11 मिनट का। कितने सीट का ये स्पेसक्राफ्ट होगा, 6 सीट का स्पेसक्राफ्ट होगा, और किस लाइन को क्रॉस करेंगे, कर्मन लाइन को क्रॉस करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि कर्मन लाइन क्या है। अगर ये अर्थ है, अर्थ का अगर हम लोग सी लेवल से देखा जाए तो सी लेवल से एक लाइन को एक आपके क्या बोलते हैं उसे, फॉर एग्जांपल वर्चुअल लाइन तरह से, कोई लाइन खींची भी नहीं है पर एक वर्चुअल लाइन माना जाता है, जिसका डिस्टेंस माना जाता है 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस लाइन को ही बोला जाता है कर्मन लाइन। तो एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों और कर्मन लाइन हमें जानना क्यों, जबकि बेसिकली कोई लाइन है नहीं, एक वर्चुअल लाइन है और इमेजिनरी लाइन है जो 100 किलोमीटर्स अर्थ सरफेस पे है। तो इस लाइन को हम लोग क्यों जाने, पहली बात तो ये। और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से अर्थ सरफेस से जितना भी ऊपर चले जाओगे, अगर आप 1 इंच भी जाते हो तो स्पेस है, 100 किलोमीटर भी जाते हो तो स्पेस है, और 1 लाख किलोमीटर भी जाते हैं तो स्पेस है। पर सवाल आता है स्पेस में एविएशन सिस्टम किस स्पेस का पार्ट है और स्पेस मिशन किस स्पेस का पार्ट है। तो इसको डिवाइड करने के लिए एक लाइन को, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया गया, जिसका नाम क्या है, कर्मन लाइन। तो कर्मन लाइन की जो हाइट है वो हाइट क्या है आपके 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस है। इस कर्मन लाइन को क्रॉस कर जाते हो तो ये कहलाता है स्पेस, और नहीं क्रॉस करते हो, अंदर ही रहते हो तो भी कहलाता है स्पेस।
तो दोनों स्पेस से तो डिफरेंस क्या है, तो ये जो स्पेस कहलाता है ये कहलाता है आउटर स्पेस और ये कहलाता है क्या, इनर स्पेस। तो इस इनर स्पेस को क्रॉस करके आउटर स्पेस में जाओगे तब आप एस्ट्रोनॉट कहलाओगे और स्पेस मिशन के कैटेगरी में आएगा। तो ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जो 6 सीटर एक मिशन में आदमियों को भेजेगी वो इस कर्मन लाइन के क्रॉस कराएगी, और इस कर्मन लाइन के क्रॉस मतलब 101 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, जो भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। और ये कितने देर के लिए स्पेस में आपको रखेगी इस मिशन के तहत, इस मिशन के अकॉर्डिंग ये आपको 11 मिनट तक स्पेस में रखेगी। तो 11 मिनट तक 6 लोगों को स्पेस में रखना जिसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर से क्या हो, ऊपर हो, और 100 किलोमीटर वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं। यही न्यूज़ है, पढ़ते हैं इसको एक बार और से, फिर इसको क्लैरिटी आएगा। प्रोग्राम ऑफर 6 सीटर अबोर्ड ब्लू ओरिजिन न्यू सेपरेट रॉकेट टेकिंग पार्टिसिपेंट ऑन 11 मिनट जर्नी। 11 मिनट जर्नी मतलब 11 मिनट की जर्नी रहेगी बियॉन्ड द कर्मन लाइन। तो बियॉन्ड द कर्मन तो मतलब कर्मन लाइन को क्रॉस करने के बाद आपको 11 मिनट स्पेस में रखा जाएगा। तो बात किसकी हो रही है, तो बियॉन्ड द कर्मन लाइन की बात हो रही है, तो बात हो रही है आउटर स्पेस की, इनर स्पेस की बातें। एविएशन सिस्टम इनर स्पेस का पार्ट है, याद रखिएगा। जैसे हवाई जहाज या एरोप्लेन्स या एयरवेज जो है वो इनर स्पेस का पार्ट है, आउटर स्पेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है इस मिशन के लिए, ध्यान रखिएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम बाय द पेइंग ए नॉमिनल फीस ऑफ अप्रोक्स $2.5 फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ठीक है, वेरिफिकेशन पर्पस लिए $2.5 आप दे सकते हैं, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें सीट मिलती है तो इसके जो चार्जेस होंगे वो आपको उसके बाद पे करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सुपर जुपिटर। अब सवाल आता है, जुपिटर तो है ठीक है, बहुत बड़ा जुपिटर, ये सुपर जुपिटर क्या है, और ये सुपर जुपिटर जुपिटर बोथ आर सेम या दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है तो किस पैरामीटर, किस आपके बेसिस पे ये डिफरेंट है वो थोड़ा देखते हैं, और न्यूज़ में सुपर जुपिटर क्यों है इसे हम लोग समझते हैं। तो सुपर जुपिटर इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज देखिए न्यूज़ क्या, IIT कानपुर डिस्कवर जाइंट प्लैनेट नेम है सुपर जुपिटर। देखिए IIT कानपुर डिस्कवर जाइंट प्लैनेट, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसमें पूरी बात, पूरी जो स्टोरी वो क्या है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट की एक टीम ने एक प्लैनेट को ढूंढा जिसका नाम उन्होंने दिया है सुपर जुपिटर। क्यों सुपर जुपिटर दिया, बिकॉज ये जुपिटर से 6 टाइम्स क्या है, बड़ा है। अब सवाल है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट ने इसको ढूंढा है, ठीक है, या टीम ने ढूंढा है, तो यहाँ IIT कानपुर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस IIT कानपुर के एक प्रोफेसर है प्रशांत, ठीक है, पाठक। IIT कानपुर के एक प्रोफेसर है डॉक्टर प्रशांत पाठक, वो उस एस्ट्रोनॉट टीम के क्या थे, मेंबर थे। प्रशांत पाठक उस एस्ट्रोनॉट टीम के क्या थे, मेंबर थे। अब प्रशांत पाठक साहब एक प्रोफेसर हैं कहाँ पे, IIT कानपुर में। इसलिए न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, IIT कानपुर डिस्कवर जाइंट प्लैनेट नेम इज ए सुपर जुपिटर। सुपर जुपिटर 6 टाइम्स बड़ा है किससे, जुपिटर से, 6 गुना बड़ा है जुपिटर से। तो एक नया जुपिटर को ढूंढा गया, सॉरी एक नया प्लैनेट को ढूंढा गया जो जुपिटर से 6 गुना बड़ा है, इसलिए इसका नाम है सुपर जुपिटर। एस्ट्रोनॉट की एक टीम ने ढूंढा। इस टीम में एक मेंबर कौन थे, इस टीम में एक मेंबर थे आपके IIT कानपुर के प्रशांत पाठक सर। तो प्रशांत पाठक सर के होने से यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, IIT कानपुर डिस्कवर ए प्लैनेट नाम नेम्ड इज ए सुपर जुपिटर। पर एक्चुअल नेम जो इस प्लैनेट का है वो क्या है, क्या देखिएगा, इप्सिलॉन इंडी एब, एक्चुअल नाम ये है। और ये जुपिटर से 6 गुना बड़ा होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया, सुपर जुपिटर कर दिया गया। रिसेंटली आपसे ये भी पेपर मार सकता है, रिसेंटली ए सुपर जुपिटर प्लैनेट इज डिस्कवर्ड, व्हाट इज द रियल नेम और साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लैनेट। सो प्लैनेट इज इप्सिलॉन इंडी एब, इट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट known as a super Jupiter, 6 times the greater than Jupiter, founded by the
a team of astronaut, a member of astronaut from the IIT कानपुर, प्रोफेसर प्रशांत पाठक। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 टाइम लार्जर देन द जुपिटर, ये भी बात याद रखिएगा, और कुछ खास इसमें जानने को नहीं है। एक्चुअल नाम भी याद रखना है आपको, इप्सिलॉन एनडी एब। इप्सिलॉन एनडी एब इज द नेम ऑफ द प्लैनेट नोन एज अ सुपर जुपिटर। आदित्य L1, आप सभी को पता है आदित्य L1। आदित्य L1 ने एक पूरा कवर किया था। आदित्य L1 से पेपर आने के चांसेस है, तो इसको थोड़ा समझिए। आदित्य L1 में एक पॉइंट आता है L1, जिसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। तो देखते हैं, तो सन एंड अर्थ सिस्टम को देखा जाए, हर सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सन एंड अर्थ सिस्टम का, तो कंसीडर अगर ये सन है, इसके ऑर्बिट में आपका यहाँ पर यहाँ पे मान लीजिए क्या है, अर्थ इसके ऑर्बिट में है, तो इसके कुछ पॉइंट निकाले गए हैं। ये देखिए, इसके कुछ पॉइंट निकाले गए हैं। ये जो पॉइंट है वो L2 रखा गया है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को L1 नाम दिया गया है, इस पॉइंट को नाम दिया L3, इस पॉइंट का नाम दिया गया L4 और इस पॉइंट का नाम दिया गया L5। ये लैग्रांज सिस्टम का डायग्राम है। किसका लैग्रांज पॉइंट है? ये सन और अर्थ सिस्टम का लैग्रांजेस पॉइंट है। तो सन और अर्थ सिस्टम में लैग्रांजेस पॉइंट टोटल कितने हैं? याद रखिएगा, टोटल 5, L1 से लेकर L5 तक। क्लियर? यहाँ पे यहाँ पर आदित्य L1 को प्लेस किया गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आदित्य को इस पॉइंट पर, आदित्य को इस पॉइंट पर रखा गया है, याद रखिएगा। और ये जो पॉइंट है 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये भी याद रखिएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर पर है। तो अगर पूछा जाए कि L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3 मिलियन किलोमीटर है। क्लियर? यहाँ पे अब L2 पे क्या रखा गया है? तो यहाँ पे रखा गया है जेम्स वेव टेलीस्कोप। अब पॉइंट आता है बेसिकली, ये आता है कि ये है क्या, लैग्रांज पॉइंट क्या है। 1 to 5 इज ए सीक्वेंस नंबर, 1 point, 2 point, 3 point, 4 and 5 point. तो what do you mean by 1 2 3 4 point? It is a sequence और it is a number कि हमारे पास 5 लैग्रांजेस पॉइंट है। तो व्हाट इज लैग्रांजेस पॉइंट? तो लैग्रांजेस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दे एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्सेस। द ओवरऑल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ए अट्रैक्शन फोर्स। तो ए स्मॉल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट बिग ऑब्जेक्ट एंड बिग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 बाई डिस्टेंस बाई 2 स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। थोड़ा इसको ऐसे देखा जाए, मैं आपको तो बता दूं, m1 ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट 2, सेंटर ऑफ मास से दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए d। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का प्रोडक्ट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का प्रोडक्ट, एंड देन इट कंबाइंड लुक लाइक m1 m2 बाई d स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो देन इट बिकम ए कांस्टेंट कैपिटल G m1 m2 बाई d स्क्वायर। और इट इज ए फोर्स, सो इट इज ए इट्स यूनिट इज न्यूटन। क्लियर यहाँ पे? So one object attract another object attract first one. So this force is a attraction force and known as a gravitational force. So one important is what? This gravitational force do not depend on the medium between both of them. If two objects are separated by air,
if two objects are separated by water, if two objects are separated by vacuum, if two objects separated by any kind of gas, if two objects is separated by any solid material, it doesn't matter, the force of gravitation act on both of them are equal. So overall concept is what? The medium between the two objects does not affect the gravitational force. But consider, क्या हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा पॉइंट क्लियर कर ले, ऐसा पॉइंट कैलकुलेट कर ले. कंसिडर, मान लीजिए एक एग्जांपल से, एक ऑब्जेक्ट ये है बड़ा साइज में, ये ऑब्जेक्ट छोटा साइज में, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ज़्यादा है, इसका कम है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींच रहा है. कंसीडर, आपने कोई यहाँ पर इमेजिनरी, कंसीडर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट क्लियर कर लिया, एक ऐसा पॉइंट निकाला आपने कैलकुलेट करके, जिसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बाय दिस ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल. इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पे कुछ रख दिया जाए तो उसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ रख, इस पॉइंट पे कुछ रख दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट नहीं अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो दिस इज लैग्रांज पॉइंट. दिस इज कॉल्ड लैग्रांज पॉइंट, जहां पर ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय टू ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल एंड नेट रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो. ऐसे पॉइंट को लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं. और ऐसे में अर्थ सन सिस्टम में टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स? 5 पॉइंट आर लैग्रांज पॉइंट. तो लैग्रांज पॉइंट L1 यूज्ड फॉर द प्लेसिंग द आदित्य मिशन, सो इट्स नेम इज आदित्य L1. Similarly, L2 mission is, L2 point is used for placing James Webb Telescope. It is placed before Aditya L1. Aditya L1 generally placed on L1 in January, or Aditya L1 is launched in September or October, September and or October first week. It is launched by the ISRO. So why it is in news? So देखते हैं न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं. आदित्य L1 कंप्लीट फर्स्ट राउंड ऑफ L1 पॉइंट. उन्होंने L1 पॉइंट पर एक चक्कर पूरा लगा लिया है. तो एक चक्कर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और सन के अराउंड, और इस सन के एक चक्कर कंप्लीट करने के कारण ये न्यूज़ में बना हुआ है. और क्या काम का देखते हैं. आदित्य 1 इंडिया का पहला सोलर मिशन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही पहला मिशन है इसरो का और भारत का भी. और कहाँ पे प्लेस्ड है? लैग्रांज पॉइंट L1 पर क्या है? प्लेस्ड है. ये बहुत काम का नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही L1 है, तो कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाएगा. इसने कितना दिन लिया? तो ये काम का है, तो 178 डेज लिया इसने, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 178 डेज लिया है इसने. ठीक है, किसके अराउंड? L1 पॉइंट के अराउंड. आदित्य L1 स्क्राफ्ट लॉन्च बाय PSLV-C से, याद देखिएगा PSLV-C57 से हमने लॉन्च किया था आदित्य L1, और PSLV-C58 से हम लोग ने एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया था. ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 57 और 58. तो एक्सपोसेट को तो 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था, पर इसे हम लोग ने लॉन्च किया था सितंबर 2023 को. तो 57 आदित्य L1 एंड C58 एक्सपोसेट मिशन, जो एक्सरे पोलैरिमीटर एक सैटेलाइट था. ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिपीट हो रहा है, रशियन, वही इसी की बात हो रही है, MS-28 की बात हो रही है. ठीक है, MS-28 की बात हो रही है, जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही इसको कवर कर लिया है. नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी, नहीं ये सॉरी, इसमें दूसरा है, रिपीट नहीं हुआ ये. रशिया ऑर्बिटल स्टेशन, रशिया खुद का अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाह रहा है, ये न्यूज़ में है. मुझे लगा कि रशिया का जो हम लोग ने MS-28 वाला जो देखा था वही रिपीट हो गया, पर वैसा नहीं है. देखते हैं, रशियन ऑर्बिटल स्टेशन, ये न्यूज़ में. तो रशिया ने क्या अप्रूव किया है? शेड्यूल क्रिएशन ऑफ ऑर्बिटल स्टेशन 2033 तक, 2033 तक रशिया अपना खुद का क्या बना लेगा? ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन बना लेगा. और इंडिया इसी स्पेस स्टेशन को खुद से बनाएगा इसरो के द्वारा. उसका याद रखिएगा डेट, इसरो का डेट है 35, और रॉसकॉस्मोस जो रशिया का स्पेस स्टेशन है, स्पेस एजेंसी है, उसका ये टारगेट क्या है? 2033. क्या है? ऑर्बिटल स्टेशन बनाने का. उसी को हम लोग स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं. क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, और ये फंडिंग की बात हो रही है, और 2 अदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं ज़्यादा.
कितने रुपए लग रहे हैं, कब तक कैसे कैसे काम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे काम का नहीं है। बस हाँ फैक्ट है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेट याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, 2033 यहाँ तक 2033 तक रशिया खुद का अपना ऑर्बिटल स्टेशन लॉन्च कर देगा, जबकि इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन, जिसको ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं, उसको लॉन्च करेगा 2035 तक। तो हमारे और रशिया के बीच में 2 साल का क्या है, अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरिन 6 रॉकेट। एरिन 6 रॉकेट न्यूज़ में है, अब न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो ये रॉकेट पहले किसका है, यूरोप का है। यूरोप का एरिन 6 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च फॉर द 4 डे डिले, 4 दिन के डिले, जो इसको लॉन्चिंग डेट था उसमें 4 दिन का डिले आया है, और डिले आने के बाद इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो हमारे काम का कितना वो देखें, तो हमारे काम का बस ये है कि ये रॉकेट किसका है, तो याद रखिएगा यूरोप का, यूरोप स्पेस एजेंसी का है, यूरोप स्पेस एजेंसी का है। लॉन्च हुआ है पर 4 दिन के बाद लॉन्च हुआ, तो ये न्यूज़ में आ गया और कुछ नहीं। एरिन 6 रॉकेट रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया, सो आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप के स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, एक्सुम 4 मिशन देखते हैं। एक्सुम 4 मिशन क्या है, ये भी एक तरह का स्पेस स्टेशन का मिशन है। देखते हैं इसमें क्या किया गया है। पहला बात, ये मिशन किसका है, तो भैया ये मिशन है आपका स्पेस स्टेशन इसरो नासा के द्वारा, नासा को किसकी मदद से, इसरो की मदद से। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा, इस मिशन का बेस यही है। तो सवाल है कि भेजा जाएगा तो इसमें इसरो क्या कर रहा है, तो इसरो ने अभी जो गगनयान मिशन के लिए 4 एयरफोर्स हमने ऑफिसर ले रखे हैं, उस 4 एयरफोर्स ऑफिसर में 2 ऑफिसर को हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। इसलिए कर रखा है कि उनकी ट्रेनिंग और उन पे जो खर्च होने थे वो सारी चीज़ें हो गई, वो मेंटली और फिजिकली इमोशनली तीनों तरह से वो प्रिपेयर स्पेस में जाने के लिए, तो उन्हीं को सेलेक्ट किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए। तो भारत की तरफ से 2 हैं और 2 बाकी और भी लोग होंगे नासा की तरफ से, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। इंडिया सेलेक्ट क्रू फॉर एक्सुम 4 मिशन टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और हमने उन 4 जो ऑफिसर उन्होंने 2 को सेलेक्ट किया, उन दोनों का नाम याद रखिएगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नंबर पे, और दूसरा क्या है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, इन दोनों को याद रखिएगा। ये वही 2 व्यक्ति हैं जो 4 मेंबर हमारे पास हैं। कौन से 4 मेंबर, जो गगनयान मिशन में हम लोग भेजेंगे उसमें 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उनमें यही 2 लोग भी शामिल हैं। इन 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया है नासा और इसरो के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सुम 4 मिशन में भेजने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे भी काम आ जाएगा, और गगनयान मिशन से भी पेपर आएगा उसमें भी आपको ये काम आ जाएगा। ये आ गया, फिर से रिपीट, इसी की बात करता था, मैंने देख रखा था कि रिपीटेशन है, ठीक है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे ये क्या हो गया, रिपीट हो गया, क्लियर यहाँ पे। तो ये कुछ है, हमने स्पेस से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, ये रिपीटेड। तो यहाँ तक जो पेंडिंग हमारा था स्पेस में, और जो छूटे हुए छोटे मोटे टॉपिक इधर उधर बचे हुए थे, उन सभी को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया। और रिसेंटली और कुछ टॉपिक निकल के आता है, हम लोग उसको भी ऐड करेंगे। पर ओवरऑल जितना मैंने स्पेस मिशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। ओवरऑल मैं आपको स्पेस मिशन का एक ओवरव्यू देता हूँ कि आपको स्पेस मिशन या स्पेस से रिलेटेड टॉपिक को कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर स्पेस से कोई टॉपिक आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो कुछ बातें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, उसी पर फोकस करके कोई भी टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है। एक तो मिशन नेम, उसके बाद सेकेंड पॉइंट एजेंसी, ठीक है। अगर एजेंसी क्या निकल गई, इंडियन निकल गई, इंडियन निकल गई, तो आपको उसका लॉन्च डेट, लैंडिंग डेट, ये याद होना चाहिए, 2 पॉइंट। और तीसरा पर्पस या प्लैनेट या एनी आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखो, तो स्पेस में स्पेस मिशन एजेंसी, अगर इंडियन एजेंसी हो तो लैंडिंग डेट, लॉन्चिंग डेट, इससे याद रखिएगा। और इसमें एक और इंडियन हो तो इसका ये भी याद कर सकते हैं आप, क्या,
बजट। फिर पर्पस, प्लैनेट या ऑब्जेक्ट जिसके लिए भी ये भेजा गया है उसको आप क्या करना है, आपको याद रखना है। एक और बात याद रखेंगे, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, नेशन, ठीक है, मिशन, और फिर यहाँ पर प्लैनेट, ऐसा एक टेबल भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेशन में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, या चंद्रयान मिशन का नाम ले लिया मैंने, चंद्रयान 3rd। तो प्लैनेट यहाँ नहीं है तो यहाँ प्लैनेट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दीजिए, सैटेलाइट दे दीजिए, कुछ ऐसा डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया क्या, ठीक है। तो मून है तो यहाँ पे सभी पहले मून का ही कर लीजिए, समझ आ रहा है। जैसे आपने ये मून का कर लिया तो मिशन लिखते गए और डिफरेंट कंट्री का नाम लिख देते, ये एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ दिस इज कम अंडर द मून मिशन एंड वेरियस कंट्री, this is come into the Mars mission, various country, this is come to the Saturn mission, Jupiter mission, Sun mission, मार्स मिशन, वीनस मिशन, एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक चार्ट से ना एक वन एट ए टाइम में आपको पूरी क्लैरिटी के साथ तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने ये देखा कि 69 पेपर में ये देखने को मिला है कि बहुत सारे मिशन दे रखे हैं, देन बहुत सारे आपके कंट्री के नाम दे रखे हैं और स्पेस एजेंसी का नाम दे रखा है, देन यू हैव टू मैच देम। तो एक सिंगल क्वेश्चन में 4 मिशन, 4 कंट्री का नाम, यू हैव टू मैच कि कौन सा मिशन का किस प्लैनेट से या किस मिशन का किस कंट्री से रिलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है और उसमें कोई भी एरर नहीं करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। सो आपको क्या करना है, इस तरीके का एक चार्ट, सेल्फ मेड चार्ट आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर के पढ़ते साथ ही क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए। तो अगर आप ये बना लेते हैं तो इससे अगर कोई टॉपिक आता है, आपसे गारंटी है कि आपका वो टॉपिक राइट होगा, अटेम्प्ट भी होगा और राइट भी होगा। क्लियर यहाँ तक। सो यहाँ तक अभी रखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। फिर नेक्स्ट इसके बाद ये स्पेस वाला पोर्शन खत्म हो गया, फिर एआई और जो मेडिसिन और बाकी के जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास आगे से कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू सो मच।